हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, जो इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने आपको अपलोड की थी, तो आपको ये पता लग गया होगा कि आज हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आज की जो हमारी क्लास होगी, आज मैंने यहाँ पर जो आपके कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो कि अलग अलग स्टेट में हुए हैं और उनमें जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपके लिए लिए हैं। तो आज 12 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। धीरे धीरे इस तरह से आपके क्वेश्चन, जैसी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होंगी, आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डेली कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज की जो क्लास हम इसमें 12 क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। होता क्या है ना कि आप लोग अपना माइंड सेट रखते नहीं है कि आप उल्टे सीधे क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम वही क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम में पूछे गए। क्योंकि आपके पेपर में ना मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही होता है और प्रीवियस ईयर भी वही संख्या चेंज करके आपको दे दिया जाता है, तो उसी पे आपको काम करना है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। आ, देखो, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं केवल आपसे इतना बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है, जरूर कर दें और बेटा कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को कैसी लगी। कि जब तक आप कमेंट नहीं करते, मुझे पता नहीं लगेगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या, आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं। तो आप बताएंगे तभी हो पाएगा। तो इसलिए कमेंट आपको जरूर करने हैं, चाहे अच्छे करो या बुरे करो, लेकिन कमेंट जरूर करना, समझे। और वीडियो को लाइक भी कर देना है कि आप लाइक ना करें। देखो, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, एक डीलर लागत मूल्य से 40% अधिक साइकिल पर अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आया है आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री यानी एचसीएम। कब आया था? 30 अक्टूबर 2023 में शिफ्ट आपकी पहली थी। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास तरीके एक से ज्यादा हैं, तो वही देख लेते हैं कि आखिर आप लोग कैसे बना पाओगे। देखो, सबसे पहले अगर आप देखें तो आप ये मान के चलिए कि सर हमें जो यहाँ पर सीपी दिया गया, जो कॉस्ट प्राइस है, वो हमें नहीं पता। तो हम क्या मान लेते हैं बेटा, हमने माना 100 रुपए। हमने ये माना कि जो साइकिल है वो कितने रुपए में बनी, 100 रुपए में। और इसका जो लागत मूल्य है, जो एमपी है, मार्क प्राइस, कितना अधिक अंकित किया गया, तो इसने किया 40%, यानी 40% अधिक। तो 100 में अगर आप 40 ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो आपने इसको 100 में खरीदा, 140 इस पर आपने अंकित कर दिया और इस पर भी आपने 10% का बट्टा दिया। और जब आप बट्टा देकर वस्तु को बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। आप ये बताइए, 140 का 10%, 140 का 10% होता है 14। अगर 140 में से आपने 14 घटा दिया तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 126, 126। अब आप ये देखिए कि वस्तु कितने में, साइकिल हमारी कितने में बनी थी, 100 रुपए में, कितने में आपने फाइनली बेच दी, 126 रुपए में। तो 100 में बनी, 126 में आपने बेच दी, तो आपको जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का होगा, 26% का होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एक तो तरीका ये था कि आपने 100 मान के कर लिया। बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर अगर संख्याएं ऐसी आ जाएं कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी जाए, हम डिवाइड ही ना कर पा रहे हों, मतलब हम परसेंटेज आसानी से ना निकाल पाए, तब क्या करेंगे। तो बेटा वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक तरीका और समझिए। जब कभी प्राइस बढ़ा के और डिस्काउंट दिया जाए तो इसको आप बाई फॉर्मूले करिए। बाई फॉर्मूला आपको क्या करना है, सीधा आप ये करिए। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और प्लस में होता है ये ए बी बटा 100। प्लस में क्या होता है, ये ए बी बटा 100 होता है। तो ये हमारा होता है भाई फॉर्मूला। क्योंकि आपको रट्टा मार लेना है, याद रख के चलना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम देने वाला है। क्योंकि ये फॉर्मूला आपका ब्याज में भी काम करेगा, शेक्सपियर मेथड में भी काम करेगा, ये बहुत जगह काम आएगा, ये आपका मेंसुरेशन में भी काम करेगा, समझे। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अब आप ये देखिए कि सर हमसे जो बोला गया, इसने बोला 40% बढ़ाया गया। अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब 40% हम प्लस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला कि यहाँ पर फिर 10% का बट्टा, तो बेटा बट्टे का मतलब होता है कमी। तो कितनी कमी की गई, 10% की कमी की गई। तो आपने फॉर्मूले में रखा तो आप करेंगे 40, अगर प्लस है तो प्लस में रखिए, माइनस है तो माइनस में रखिए। और जब आप यहाँ प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी ये बनेगा 40 गुणा 10 और बटे में आ जाएगा 100, बटे में आ गया 100। तो आप दो जीरो से यहाँ पर दो जीरो काट देंगे,
तो 40 में से आपने 10 घटाया तो ये आया 30, इसके बाद माइनस ये आ जाएगा 4। तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो 26% आपको मिलेगा। जी, कितना आपको मिला? 26%। तो आंसर तो आपका ऐसे भी आ गया ना। आंसर आपका देखो ऐसे भी आया 26, आंसर आपका ऐसे भी 26 आया। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो एक और तरीका देखते हैं, रेशो मेथड वाला। रेशो मेथड में आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया 40%, तो 40% को आप क्या लिखें, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। इसके बाद फिर आपने देखा सर 10% भी दिया है, तो बेटा 10% की फ्रैक्शन तो हमारी 1/10 होती है, यानी 1/10 होती है। पहले आप इसको निकाल लेंगे। अगर ये बढ़ा रहे थे तो ये आपको क्या कर लेना है भाई, प्लस कर लेना है। इसके बाद अगर आप इसको घटाओगे तो 10 में से अगर आप 1 तो -1 आए। तो आप ये देखो कि आपसे क्या पूछा गया, लाभ। यानी लाभ अगर आप निकालोगे तो आपको रेशो किसका लेना होगा, आपको रेशो लेना होगा सीपी का और एसपी का लेना होगा। आप रेशो किसका लेंगे, सीपी और एसपी का लेंगे। कैसे लेंगे वो समझिए। देखो अगर 40% बढ़ाया तो हमने किसको बढ़ाया, तो आप कहेंगे सर सीपी को बढ़ाया। तो सीपी अगर हमारे 5 रुपए था तो हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 7 रुपए कर दिया। और जो बट्टा हम देंगे 7 पर, यानी अगर ये 10 था तो हमने 1 रुपए का बट्टा दिया, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा 50 और ये आ गया 9 सत्ते 63 63। तो बेटा कितने का लाभ होगा, 13 रुपए का लाभ होगा। कितने का, 13 यानी 13। तो आप यहाँ पर निकालिए 13 50 का कितने परसेंट, तो गुणा कर देंगे आप 100। ये 13 50 का कितना, तो 100 आएगा। तो आपका आंसर बनेगा 26%। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा एक, लेकिन तरीके एक से ज्यादा। अब अब फाइनली जो समझना है आपको, देखो फाइनली आप लोग करोगे क्या, पहले वो समझते हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कि अब आपको ये निकालना है सिर्फ फाइनली हमें क्या करके आना, तो बेटा फाइनली याद रखिए ये वाला तरीका आपका हर एक क्वेश्चन में लगेगा। लेकिन अगर आपको संख्याएं जैसे 40 10 20 30 15 इस तरह से दे रखी हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला आपका यहाँ पर बेटर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला आपका वन ऑफ द बेटर जो बेस्ट मेथडों में से आएगा। इसके बाद अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे, बस इतना याद रखना। देखो क्वेश्चन से जो भी आपके सामने आता है आप उसको खुद से सॉल्व करिए। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे मैथ में आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन को चाहे वीडियो को पॉज कर लें, रोकने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आप देखिए कि आखिर मैंने कैसे करा है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी आपको गिवन था। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आखिर कैसे हम इसको बनाएंगे, आखिर यह क्वेश्चन आपको क्या दिया है। कि जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे वो आपको सबसे पहले उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी जरूरी है। जैसे ये दिया गया 150 मीटर की ट्रेन, 150 मीटर की ट्रेन 300 मीटर के एक पुल को, 300 मीटर के एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही 200 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। अब देखो आपको पार कितने समय में करेगी, तो उससे पहले आप निकालोगे चाल। अब जैसे आपने देखा कि सर पहली जो ट्रेन है वो 150 मीटर लंबी थी और 300 मीटर का एक पुल था। तो ये आपको पता होगा जैसे ट्रेन अगर किसी पुल को पार करती है, किसी पुल को पार करेगी तो इसका मतलब वो अपनी भी दूरी पूरी की पूरी पार करती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर पुल यहाँ तक है आपका, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितने मीटर का है, 300 मीटर का, तो आप पार तब मानेंगे जब यहाँ पर जो हमारा ट्रेन मैनेजर का डब्बा है वो यहाँ पर होगा। अब आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पर भैया ये आपकी ट्रेन इंजन यहाँ पर होगा इसका, और डब्बा ट्रेन का यहाँ पर होगा, और ये तब पार मानी जाएगी जब ये यहाँ पर होगा, जो कि कितने मीटर है, ये है 100 मीटर। तो यहाँ पर आपकी जो दूरी निकल कर आएगी, दूरी कितनी आ जाएगी, 300 और 10, सॉरी 300 और 100 कितनी आएगी, ये आ जाएगी 400 मीटर। अब जो ट्रेन है तो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ये होता है दूरी बटा 4, यानी D अपॉन T होता है।
हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डी अपॉन टी। अब जरा इसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाह रहे हैं स्पीड, तो आप क्या कर देंगे 400, और बटे में जो टाइम है, हमारा टाइम कितना था 30 सेकंड। हमारा समय कितना दिया गया यहाँ पर 30 सेकंड दिया था, तो आप 30 से इसको डिवाइड करिए। अब आपको यहाँ पर भी ये चाल हमारी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में। हमारे जो ऑप्शन है वो किस में दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं सेकंड में, यानी हमें समय निकालना है सेकंड में, तो आप इसको इसी में रहने दो। या फिर एक काम कर लो, अगर आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो ये 18/5 से आपको गुणा और करनी है, तो 0 3 6 18 होते हैं, और 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगी वो 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। देखो पहले तो इतना देखें, क्वेश्चन आपका आया था एमपी एक्साइज कांस्टेबल में। अब आपसे इसने बोला है कि एक विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है। अब आप ये बताइए, ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। अब इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, ये थी 100 मीटर, और जो सामने से आ रही है इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, और इसकी जो चाल है जो सामने से आ रही है, सामने वाली की जो चाल हमें यहाँ पर दी गई कितनी दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो चाल है वो कितनी है, ये हमने निकाल ली 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता होगा जब रेलगाड़ी आमने सामने से आती हैं तो इनकी चालें जुड़ जाती हैं और दूरी हमेशा जुड़ेगी। समझे, दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा जुड़ेगी, दूरी से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, दूरी हमेशा जुड़ती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आ गया जी 36। अब देखिए आपको निकालना है समय यानी टाइम, तो ये होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी हमारी 200 और 100 कितनी आ गई 300, लेकिन अगर आप चाल की बात करें तो बेटा चाल 48 और 36, तो 8 और 6 14, और 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये होगा जब आप इसे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 ये बनेगा। अब आप इसको भी अगर डिवाइड करते हैं, जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, अच्छा हमने क्वेश्चन में एक एरर कर दिया है, वो एरर ये है कि जो रेलगाड़ी है वो 150 मीटर लंबी है ना कि 100 मीटर, और हम इसको 100 पढ़े जा रहे हैं, और इसीलिए मुझे लग रहा था आंसर में कुछ दिक्कत आने वाली है। जैसे 4 पंजे 20 होगा, 4 से 21 बाट, तो 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18, तो 6 पंजे 30/7। लेकिन ये कब है, ये जो निकल के आया हमारा, ये निकल के आ रहा है भाई जब समय या जब हमारी जो रेलगाड़ी है ये कितने की हो 100 की। लेकिन अगर ये 100 की ना हो तो फिर ये कितना होगा, अब जैसे ही आपको 150 दिया गया कितना है 150, तो अगर आप 150 मान के चलेंगे तो ये 450 होगा, और जब ये 450 होगा तो 0 से 0 काटेंगे आप, 3 से ये 15 बार कटेगा, और 5 से ये कटेगा 3 बार, कितना आ जाएगा ये 3। अच्छा इसको दोबारा ही कर देते हैं, वरना आप लोगों का डाउट ही रहेगा इसमें। बाकी तरीका आपका यही है इस क्वेश्चन को बनाने का। देखो यहाँ पर अगर ये 150 मीटर की है, ये कितनी है 150 150, तो 300 और 150 कितना होगा, अगर आप चाल निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 450, और समय आपको दिया गया था 30 सेकंड का। चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे तो 18/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 0 से 0 डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5, 5 थी या 15, तो 18 थी, ये आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी चाल आ गई। फिर यहाँ पर जो हमारी रेलगाड़ी थी ये 150 150 मीटर की, इसकी चाल आ गई 54 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसके बाद अगर हम सामने वाली की बात कर लें तो ये आपको जो दे रखी थी ये 200 मीटर की रेलगाड़ी थी, इसकी चाल आपको दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर अगर टाइम पता करना है तो ये होता है दूरी बटा चाल, यानी टी बराबर क्या होगा डी अपॉन एस होता है। बस आप इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर दूरी अगर आप देखें तो दूरी आपको दे रखी है कितनी 200 और 150, ये आ जाएगा 350। अगर हम चालों का योग कर लें तो 54 6 ये 5 और 3 8 ही आ जाएगा 90, और आप यहाँ गुणा करेंगे 5/18, तो आप 0 से 0 काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होते हैं, 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 14 सेकंड आएगा।
वैसे आप इसको कर दोगे। तो तरीका आपका वही है जो मैंने पहले किया था, यानी 100 मान के। तो लेकिन यहाँ पर दूरी आपकी कितनी थी, 150 है, तो इसलिए इसमें एरर हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो जो भी क्वेश्चन है प्रॉपर आप उसका सॉल्यूशन या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इस तरह से आपको ये बना लेना है। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप इसको एक बार पढ़ लो। जब भी आपको ये पता लगेगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है या क्या आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें भाई, ये आपका एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें एमडीएच को, तो आपको दिया है कि यदि दो पुरुष या तीन लड़के एक निश्चित कार्य को करने में 40 घंटे लेते हैं, यानी दो पुरुष या तीन लड़के एक निश्चित कार्य को करने में 40 घंटे लेते हैं, तो चार पुरुष और 9 लड़के एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये पता होगा कि जब आपको या दिया जाए ना, या हिंदी में अगर आपको या लिखा मिले तो इसका मतलब होता है भाई आपको इनको बराबर लेना है। आप क्या करोगे, इनको बराबर लोगे। अब बराबर कैसे लोगे, जैसे इसने बोला दो पुरुष यानी टू मैन या थ्री बॉयज यानी तीन लड़के, तो ये बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप निकालोगे कि सर यहाँ से m अपॉन बी का जो मान हमारा निकल के आएगा ना, वो 3/2 आएगा। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि ये जो 3 और 2 हम निकाल रहे हैं ना, ये इनकी इफिशियंसी निकल कर आ रही है। ये क्या निकल कर आएगी, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, यानी कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता में जो जिसके सामने होता है वो उसी का मान होता है। तो यहाँ पर आदमी अगर 3 रोटियां बनाएगा, उतने समय में जो एक लड़का है वो कितना काम कर देगा, 2, यानी 2 रोटियां वो बना देगा। अब इसने बोला कि 2 पुरुष या 3 लड़के एक काम को 40 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं, 40 घंटे में। अब जरा वही समझना है आपको। देखो अगर हम यहाँ पर लेकर चलें कि जो 2 आदमी हैं, इसने या बोला, या तो आप लेकर चलिए कि 2 आदमी इस काम को कितने दिन में, घंटे में करेंगे, 40 में, या फिर आप लेकर चलेंगे 3 लड़के इस काम को कितने में करेंगे, 40 में। यानी आपको टोटल वर्क लेना है, तो कोई भी आप एक लेकर चलिए इनमें, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यानी 2 आदमी और 40 लड़के, अब इस 40 घंटे बराबर। अब इसने कहा कि 4 पुरुष और 9 लड़के एक साथ कितने, इसने बोला है 4 पुरुष यानी 4 मैन प्लस 9 बॉय, तो ये कितने घंटे लेंगे। अब आप मुझे बस एक बात बताइए कि आपको m और b का मान पता है या नहीं। मैंने आपको निकाल कर यहाँ पर बता दिया कि जो m का मान है वो कितना आएगा 3, b का मान कितना आएगा 2। तो जहां पर m दिया गया वहां पर आप कितना रखोगे 3, जहां पर m दिया गया वहां पर 3 रखिए, जहां पर b दिया गया वहां पर 2। तो ये बनेगा 3 दूनी 6 गुणा 40। इसके बाद बराबर आप करें तो 4 तिया 12 और 9 दूनी 18, तो 12 और 18 आ जाएंगे 30, और गुणा आप कर दोगे h2। तो यहाँ पर आप 0 से 0 डिवाइड करिए, 3 से 6 को 2 बार, और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो हमारा समय निकल कर आया वो कितने घंटे आ गया, 8 घंटे। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 8 घंटे बनेगा। अब आप ये देखो ऑप्शन में 8 है या नहीं, तो बिल्कुल आपको ए ऑप्शन दिया है। और क्वेश्चन आपका पूछा गया था CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, जो कि 30 अक्टूबर शिफ्ट आपकी पहली थी। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब आप इसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बना पाते हैं। देखो जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको खुद से भी करना है। ठीक है, ये देखिए उसके बाद खुद से बनाइए, तभी तो पता लगेगा आप लोग की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग केवल वीडियो देखेंगे और खुद से नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगने वाला है कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। यानी एक गांव में एक तालाब जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक फुव्वारा है। फुव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना करें। अब क्वेश्चन को समझना है। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तालाब है, तालाब कैसा होगा, वृत्ताकार, क्योंकि आपको त्रिज्या दे दी गई। अब ये जो है, ये जो दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या आपको दे रखी है तालाब की, वो कितने मीटर दी गई, 14 मीटर, ये रेडियस। अब इसने बोला इसके अंदर एक फव्वारा है जो इतने एरिया को कवर करता है।
जिसकी त्रिज्या आपकी कितनी है, अगर 14 मीटर व्यास होगा तो इसकी त्रिज्या होगी 7 मीटर। अब इसने बोला कि अगर हम यहाँ से इस वाले भाग को हटा दें तो ये जो हमारा एरिया निकल के आएगा ना, ये हमें पता करना नहीं फव्वारे को छोड़कर। तो आप क्या करोगे, अब तालाब के क्षेत्रफल में से फव्वारे का क्षेत्रफल घटा दोगे। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि सर यहाँ पर ये जो हमारा होगा, जो हमारा तालाब है इसको हम मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, और जो फव्वारा है इसका हमने मान लिया पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो पाई का मान होता है 22/7। जब आप यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी एक बार आप जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर एक बार आपको 14/7 को जोड़ना है, तो जब आप 14 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 21 आएगा, और जब आप 14 7 में डिफरेंस करेंगे तो 7 ही आएगा। तो आपने 7 से 7 डिवाइड किया तो 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42 और 4, 42 और 4 आ गया 46। तो आपका आंसर आएगा 462। आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, तो 462 आपका बी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अब देखो इसको डायरेक्ट अगर आपको पता हो, ये जो होता है ये ठीक है, ये रास्ते की तरह भी काम करता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पाई का आप पाई रहने देंगे, ये होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये याद है तो आप कर लोगे, वरना आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे आया ये। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भाई पढ़ते रहना आप, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी समझ में आना है नहीं कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। और आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट क्या करते हो, कैलकुलेशन पे कूदते हो। एक लाइन पढ़ोगे कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, तो ऐसे काम नहीं करने आप लोगों को, बल्कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है। जैसे इसने बोला है, राजू ने राजीव को 20% लाभ पर एक घड़ी बेची। राजू क्या करता है, राजीव को 20% लाभ पर एक घड़ी बेचता है। संजीव ने इसे 10% की हानि पर मुकेश को बेच दिया। अब जो संजीव है उसने क्या कर दिया, राजू ने संजीव को बेची 20% लाभ पर, चाहे राजू ने संजीव को बेची और संजीव ने 10% की हानि पर मुकेश को बेची। यदि मुकेश ने इसे 4,860 रुपए में खरीदा तो राजू ने इसे किस कीमत पर खरीदा, ये आपको पता करना। देखो इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका आप समझिए। पहला तरीका ये है कि आप ये मान लो कि जो राजू यहाँ पर आपको दिया है ना, राजू ने इसको ना x रुपए में खरीदा होगा। हाँ जी, राजू इसको कितने में खरीदेगा, राजू इसको खरीदेगा x रुपए में, और ये 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 20% लाभ होगा 120, 120/100। इसने संजीव को बेच दिया। अब संजीव ने क्या किया, संजीव ने इसको मुकेश को बेचा और मुकेश को 10% हानि पर बेचा। तो 100 में से 10 आप घटाएंगे तो ये 90/100 आ जाएगा, और जो बराबर आपको दिया गया उधर का 4860, ये आपको दे रखा है कितना, 4860 आपको दिया गया। अब जरा यहाँ आप डिवाइड करके देखें तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से तो ये 2 जीरो हमारी यहीं पर कट गई। इसके बाद 9 से इसको जरा डिवाइड करना, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। इसके बाद अगर आप 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 छिंग 48, 12 छिंग 48 और 12 पंजे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा x निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 6500, यानी कितना आ गया, 6500 रुपये आ जाएगा। तो राजू ने इसे कितने रुपए में खरीदा, नहीं 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 नहीं, कहाँ हमने एरर कर दिया, 12। अगर हम 9 से देखेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 आ गया, फिर 12 से, ये 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48, तो ये आएगा हमारा 4500। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4500 आएगा। एक तो तरीका ये था कि आपने डायरेक्ट इसको कर दिया। दूसरा क्या है, तो दूसरा आप सीधा ये करिएगा, सर हमें जो दे रखा है ना ये 20% प्रॉफिट, और ये बेच रहा था, तो जो 20% होता है ना वो 1/5 होता है, 1/5। इसके बाद इसने बोला 10% लॉस, यानी 10% हानि, जो कि 1/10 होता है। तो यहाँ पर ये अगर आपका सीपी होगा, सीपी तो ये 1 रुपए का लाभ होगा। अगर ये 10 भी आपका सीपी होगा तो यहाँ पर हानि कितनी होगी, 1 रुपए की। तो यहाँ पर जो आपको लेना है आप लिखिए सीपी, और यहाँ पर
आप सीपी मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए आप राजू, और यहाँ पर लिख लें आप मुकेश। ये राजू और मुकेश, क्योंकि यही आपको दे रखे हैं। अब आप ये बताइए, देखो अगर यहाँ पर राजीव ने इसको 5 रुपए में बनाया तो ये 1 रुपए के लाभ पर इसको 6 में बेचेगा, लेकिन मुकेश ने अगर इसको 10 रुपए में लिया है तो ये 1 रुपए की हानि इसको 9 में बेच रहा है। आपको क्या करना था, आप 5 और 10 की गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 50। आप 9 और 6 की गुणा करेंगे तो 9 छक्के आ जाएगा 54। यानी अगर 50 रुपए में राजू को ये पड़ी तो मुकेश को पड़ेगी 54 में, मुकेश को 54 में पड़ी तो इसको कितने में पड़ेगी, 50 में। लेकिन ये आपको 54 ना देकर, यानी 54 ना देकर आपको कितना दिया गया, 4860 आपको दिया गया। अब आप देखिए ये 4 रैम 36 कितनी बार कटेगा, 90। तो हम यहाँ पर भी अगर 90 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4500। तो कितना हमारा आंसर आ गया, ये राजू ने इसको कितने में खरीदा, 4500 रुपए में खरीदा। तो ये आपसे पूछा गया था, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, और ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। इसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं और जरा 6 को समझ लेते हैं। देखो सभी का सॉल्यूशन आप करते रहना, खुद से भी सॉल्यूशन आपको करने अगर क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को रोकिए, उसके बाद आप पहले सॉल्यूशन करें, उसके बाद आगे देखिए कि मैंने आपको क्या बताया है। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि वार्षिक रूप से 2 वर्ष में 3025 रुपए और 2 साल में 3327.5 रुपए हो जाती है। तो प्रिंसिपल का पता लगाएं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि वार्षिक रूप से 2 वर्षों में इतनी और 3 साल में इतनी। तो हमसे कहा गया प्रिंसिपल का पता लगाएं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक एरर है। एरर ये है कि हमें जो दे रखा है 1000 में ऑप्शन नहीं होंगे। समझे, आपके ऑप्शन ये 1000 में नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये 2 साल के बाद 3025 रुपए और 3 साल में कितने 3327.5, तो ये आपके 2300, 2400, 2600 और 2500 रुपए होंगे। अब जरा समझ लें पहले। देखो आपको सीधा ये करना है कि सर हमारा यहाँ पर ना कोई प्रिंसिपल होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद ये कितना हो जाता है। तो आप कहेंगे सर 2 साल के बाद ये हो गया 3025 रुपए ही हो जाता है। कितना होगा, 3025 रुपए होगा। फिर इसने बोला कि ये जो 3 साल के बाद है, आफ्टर 3 इयर्स, अब जरा ये बताइए 3 साल के बाद कितना, तो 3 साल के बाद ये होगा 33, 27.5 हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये 3 साल के बाद होगा तो आप ये पता करिए कि ये वाला जो हमारा टाइम गैप है ये कितना दिया गया, तो आप कहेंगे सर ये 1 वर्ष दिया है। कितना अंतर दिया गया, 1 वर्ष का। तो आप यहाँ से ये पता करेंगे कि अगर आपके पास 3025 रुपए, तो ये इतने बन जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आप जरा इसको देखें, तो ये होगा 0.5 तो रहेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो आप 2 आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 0 आएगी, और 3 का 3 रहेगा। इसके बाद किस पर, ये आ गया आपका 3025। अगर आप परसेंट निकालेंगे तो गुणा 100। तो इसको सबको काटने के बाद जो आपकी दर निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 10% होगी। अब देखो आपको दर पता लगी। अब आप ये बताइए अगर आपकी दर 10% है, दर आपको क्या दे रखी है, दर आपको दी 10%, और 10% की फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, 1/10। तो यहाँ पर अगर ये 10 होगा तो ये हमारा 1 साल के बाद कितना बनेगा, 11। लेकिन अगर आपको 2 साल का टाइम दिया गया तो आप पावर कितनी कर लोगे, 2। अगर आपको 3 साल का टाइम दिया गया हो तो पावर 3, क्योंकि आपको ना 2 साल बाद का मिश्रधन दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 100 बनेगा और ये बनेगा 121। ये 100 और ये कितना 121 आ गया। अब आप ये देखो कि ये जो दे रखा है आपको 2 साल के बाद मिश्रधन आखिर कितने गुणा है इसके, तो ये होगा 2 और 5, 25 गुणा होगा। तो आप अगर 100 में 25 से गुणा कर दें 25 से, तो आपका जो यहाँ पर प्रिंसिपल होगा वो 2500 रुपये आ जाएगा, 2500 आएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। बस ये था, देखो क्वेश्चन को लिखते जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपका जो लिखने का तरीका है ना वो एक प्रॉपर हो, यानी एक प्रॉपर वे में आपने क्वेश्चन लिखा हो, सारी जानकारी आप लिखें, यानी कुछ भी मिसिंग आपने ना किया हो। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, जो कि आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था 13 जनवरी 2023, शिफ्ट 3 में आया था ये। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखोगे तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अभी जरा देखते हैं इसको आखिर कैसे आप बनाएंगे। देखो हमें दिया गया एक चुनाव में दो उम्मीदवार राम और सोहन ने इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी और यदि कुल वोट डाले गए तो 80% थे, यानी जो वोट डाले गए वो 80%, 80% लोगों ने वोट डाला और डाले गए मतों में से 65% सोहन के पक्ष में गए, तो राम को कितने मत प्राप्त हुए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया, पहले 100 मान के समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर टोटल वोट यहाँ पर आपने मान लिए 100, कितने मान लिए, 100 वोट आपने यहाँ पर मान लिए। अब अगर वोट हम 100 मानेंगे तो जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है इसमें जो डाले गए वोट हैं वो कितने, आप कहेंगे सर जो वोट डाले गए वो 80% यानी 80% वोट डाले गए, तो वोट डालने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब इसमें भी कौन कौन है, तो इसमें आपका राम है, इसके बाद इसमें एक सोहन है, राम और सोहन, ठीक है, ये आपको दिए राम और सोहन। तो आपको जो यहाँ पर दिया गया राम और सोहन दिया गया, तो इसने ये बोला यदि डाले गए मतों में 65% सोहन के पक्ष में गए, कितने गए, 65%, 65। तो अगर 65 इसके पक्ष में जाएंगे तो राम के पक्ष में कितने जाएंगे, 35%। तो अगर आप 80 का 35% निकालोगे तो ये कितना बनेगा, 8 या 24 और 4 28 बनेगा, यानी आप ये चाहो तो यहाँ से निकाल लो। तो सर जो 80 है इसका अगर हम 35% निकालें तो बट्टे में ये 100 होगा, तो 20 पंजे 100 होते हैं, 20 होगा 80 होते हैं, 5 सत्ते 35। ये राम को कितने वोट मिले, 28, कितने वोटों में से, 100 में से। लेकिन अगर 80 में से राम को 28 मिले तो सोहन को कितने मिलेंगे, तो 10 में से 8 घटाओगे तो आप 2 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा, तो कितने मिले इसको, इसको मिले 28 और इसको मिल गए 52। तो आपसे पूछा क्या है, इसने कहा तो राम को कितने मत प्राप्त हुए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राम को जो भी मत मिलेंगे, राम को कितने मत मिलेंगे, अगर टोटल 100 मत हैं तो 28 मिलेंगे। आप ऑप्शन देखिए, 28 आपका 4 का मल्टीपल है, तो जो ऑप्शन आपका 4 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, और 4 का रूल होता है कि आप अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करके देखें, वो है डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा, कितना, 24,024 मत, यानी राम को कितने मिलेंगे, 24,024। या फिर आप एक काम करिए कि सर यहाँ पर ये वोट 100 ना देकर, ये हमें 100 ना देकर बल्कि हमें कितने वोट दे रखे हैं, 8,000, सॉरी 85,800 दिए। तो अगर हम 100 से इसको डिवाइड करें तो ये जो डिवाइड होगा ये 858 बार होगा। तो आप इधर क्या कर लें, इधर आप गुणा कर लें, किससे, 858 से आप गुणा करिए तो ये होगा 8 अट्टे 64, यानी इकाई अंक हमारा 4 आएगा। तो 24 से 4 एक ही ऑप्शन में आपको गिवन है, तो ये सॉरी इकाई अंक अगर हम देखें तो इकाई अंक 4 आपको 2 में दे रखा है, लेकिन अगर आप 4 वाला रूल देखेंगे तो वो केवल डी में यानी 24,004 में ही अप्लाई होगा। तो ऐसे करना था, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है कि आप सीधा लिखिए सर 85,800 ये हमें दिया गया, जो वोट डालने वाले थे वो 80% लोग थे, कितने थे, 80%। अब इसमें से भी अगर राम की बात की जाए तो 65 वोट, हाँ जी, अगर इसमें भी हम बात करें, जैसे वोट डालने वाले कितने थे, 85,800 थे, जिसमें से टोटली मतदाता वोट डालने वाले इनका थे 80%। अगर सोहन को 65 मिले तो राम को मिलेंगे 35%, और यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो आप 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करिए, यहाँ पर होगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और ये होगा 5 सत्ते 35। तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 858 गुणा 7 चौक 28, और जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 24,024। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको बनाएंगे। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा ये कि आप समान के करिए, थोड़ा सा आपको अगर समझना है चीजें आखिर निकल के कहाँ से आई तो आप ऐसे करें, वरना तो वैसे कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो आज की क्लास हम इन 7 क्वेश्चनों पर स्टॉप करते हैं। बाकी जो हमारी क्लास होगी, कोशिश होगी कि आप धीरे धीरे आपकी क्लास को बड़ा किया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हों ये आपको बेस्ट लगे हों, और आपको ये लगता है कि हाँ जो आपको कराया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड है या ओरिएंटेड है, तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।
तो आपको वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।